बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस के कजान शहर पहुंच गए हैं। कजान में पीएम मोदी का हुआ है भव्य स्वागत। वहां रहने वाले भारतीयों में तो पीएम मोदी से मिलने का जबरदस्त क्रेज नजर आया। रूस के लोग भी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। रूस के लोगों ने कृष्ण भजन गाकर पीएम मोदी का स्वागत किया है। साथ ही साथ शानदार डांस भी किया गया। वहां के कलाकारों ने भी उनका स्वागत किया। ऐसा स्वागत और सत्कार जिसे देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के शहर कजान पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ। विशेष विमान से बाहर निकलते ही पीएम के स्वागत में रूस की 3 युवतियां लड्डू और केक लेकर पहुंची। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए रूस के कई अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे, जिनसे वो एक-एक कर मिले भी। कजान में प्रधानमंत्री मोदी का जिस भव्य अंदाज में स्वागत किया गया, वो दोनों देशों के बीच के बेहतर रिश्ते को खुद बयां करता है। रूस के लोगों और प्रवासी भारतीयों ने बेहद गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस दौरान रूस के लोगों ने कृष्ण भजन भी गाया। यहाँ वंदे मातरम से लेकर मोदी मोदी तक के नारे गूंजते रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुति के जरिए महिला कलाकारों ने पीएम मोदी के स्वागत में समा बांध दिया। पीएम मोदी के कजान के कोस्टन होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग होटल के बाहर खड़े रहे। महिलाएं और युवतियां साड़ी और दूसरे पारंपरिक परिधान में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए खड़े थे। हाथों में तिरंगा लेकर इंतजार कर रहे लोगों के बीच जब पीएम मोदी पहुंचे तो उस पल को लोग अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने से भी नहीं चूके। पीएम मोदी को देखकर हर किसी के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी और जिन्हें उनसे मिलने का मौका मिला उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। भारत माता की जय के नारों के साथ साथ आप उत्साह देखिए इन सब बच्चों का। आप में से प्रधानमंत्री से किस किस ने हाथ मिलाया? रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की 16वीं बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ इस बार 4 नए देश ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के लिए पहुंचे हैं गुजरात के दौरे पर। यहां उन्होंने अलग अलग कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अमित शाह सुबह पहले पहुंचे आणंद के नेशनल डिलीवरी डेवलपमेंट बोर्ड के हीरक जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए। इस मौके पर उन्होंने अमूल की जमकर तारीफें की। उसके बाद अमित शाह ने गुजरात विधानसभा के लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग शिविर में समापन संबोधन भी दिया। यहां उन्होंने कानूनों में स्पष्टता पर जोर दिया। अमित शाह ने नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया और इस कार्यक्रम में उन्होंने होमगार्ड के वेतन और चार्टर में कुछ बदलावों का भरोसा भी दिलाया। मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के लिए मेरा मतभेद सार्वजनिक करना चाहता हूं।
अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक जजमेंट दिया जिसमें सिविल डिफेंस और होमगार्ड को उनकी आय के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसमें समयोचित बढ़ोतरी जो करनी है वो जरूर करनी चाहिए, इसको बढ़ाना भी चाहिए, परंतु इसके अंदर मूल भाव सेवा का है, स्वयंसेवक का है, स्वयं समाज की सेवा करने के लिए आगे आने का भाव है। अगर वो भाव को ही हम मार देते हैं किसी जजमेंट से तो ये संगठन मृतप्राय हो जाएगा। मित्रों, कोऑपरेटिव की प्रोडक्ट को ब्रांडिंग डेवलप कर बाजार में खड़ा करना और कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट के सामने अच्छे से मल कुश्ती कर पाए ऐसी व्यवस्था करना, यही हमारी सफलता है। आज हमारी ब्रांड पूरे विश्व में, अमूल की ब्रांड पूरे विश्व में, आप जोर से ताली बजाना, 1 नंबर पर स्थान अमूल की ब्रांड। करणी सेना के प्रमुख ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसा ऐलान जिसने लॉरेंस गैंग की नींद उड़ा दी है। आखिर लॉरेंस की नींद उड़ाने वाले ऐलान में ऐसा है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। सलमान खान के दुश्मन लॉरेंस की टेंशन बढ़ी। करणी सेना बोली, लॉरेंस का एनकाउंटर करो। 1,11,11,11,11 ले जाओ। करणी सेना का ऐलान, एनकाउंटर पर इनाम। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जो साबरमती जेल में कैद है, लेकिन जेल से बाहर लॉरेंस के नाम का खौफ मुंबई तक है। ये लॉरेंस की धमकी का असर है कि सुपरस्टार सलमान खान को 24 घंटे पुलिस के कड़े पहरे में रहना पड़ रहा है। इसी दहशत को खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस का ऑपरेशन लॉरेंस जारी है। अलग अलग शहरों से लॉरेंस गैंग के शार्प शूटरों की धरपकड़ जारी है, लेकिन इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई को लेकर करणी सेना की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, वो भी खुल्लम खुल्ला। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। सुना आपने, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने ऐलान किया है कि लॉरेंस का एनकाउंटर जो भी पुलिस वाला करेगा उसे 1-2 लाख नहीं बल्कि 1,11,11,11,11 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। करणी सेना के इस ऐलान के पीछे है सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या। दरअसल बीते साल दिसंबर में सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। तभी से करणी सेना और लॉरेंस गैंग के बीच अदावत की शुरुआत हो गई। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल ड्रग तस्करी के एक मामले में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान के घर फायरिंग और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस का नाम आया है।
खुद यूपी से गिरफ्तार लॉरेंस के शार्प शूटर ने कैमरे पर अपने आका के गुनाह के तमाम राज उगले हैं। तो जिस प्रकार से लगातार धमकियां मिल रही हैं, उसके बाद अभी जो बाबा सिद्दीकी वाला जो वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले रैकी की जाती है? इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना, जैसे कि कैसे निकाली जाती है? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अहमदाबाद में एक गजब के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहाँ एक शख्स फर्जी जज बनकर फर्जी कोर्ट चला रहा था। ये फर्जी जज फर्जी कोर्ट से विवादित जमीन के मामलों में फैसले भी सुना रहा था। धोखाधड़ी का इसका तरीका ऐसा था कि 5 साल से किसी को भनक तक नहीं लग पाई। आपने फर्जी पीएमओ ऑफिसर के बारे में सुना होगा, फर्जी पुलिस अधिकारी या फर्जी सीबीआई अधिकारी की खबरें देखी होंगी, लेकिन अब इनसे भी मिल लीजिए। इस आदमी ने ठगी और फर्जीवाड़े के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। नाम है मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन। ये पेशे से वकील हैं, लेकिन खुद को जज बताकर बाकायदा फर्जी कोर्ट चला रहा था, वो भी अहमदाबाद सिविल कोर्ट के सामने। मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन अपने ऑफिस में कोर्ट जैसा माहौल बनाकर खुद जज बनकर बैठता था और असली जजों की तरह आदेश भी पारित करता था। मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन अरबों रुपए की विवादित जमीनों से जुड़े मामलों में कई ऑर्डर पास कर चुका है और ये ऐसे लोगों को फंसाता था जिनकी जमीन के विवाद शहर की सिविल अदालत में लंबित थे। उसने क्या किया है, आर्बिट्रेटर तरीके काम करते हुए उसने जो गवर्नमेंट पक्षकार हो जहाँ एक तरफ और दूसरी तरफ अदर पार्टी हो, ऐसी जो ज़मीन या ज़मीनें हैं उनमें कुछ लिटिगेशन या किसी ने कुछ विवाद दाखिल करवा रखा है, तो उसमें उसने खुद ने जो अवार्ड है वो जाहिर कर दिया। अवार्ड के अंदर कि इस पार्टी को इतना दिया जाए, इस पार्टी को इतना दिया जाए, ऐसे करके उसने अवार्ड जाहिर कर दिया है। हाँ, अभी तक जो हमारे पास प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो एफआईआर में आई है, इसमें 10-12 केसेस के आसपास आ रहे हैं। बाकी जब डिटेल जो जांच होगी उसमें पता चलेगा। हम अभी जो इसके रिकॉर्ड है, जो आर्बिट्रेशन के भी जो है वो रिकॉर्ड जो रहते हैं वो हमने मंगवाए हैं और उसमें जो रिकॉर्ड में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ इसने आर्बिट्रेशन वगैरह करवाया है, कहाँ पे इसने फाइनल अवार्ड दिया है, उसके बेसिस पे फिर आगे की जांच की जाएगी। मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन आर्बिट्रेटर के तौर पर काम कर रहा था। असली आर्बिट्रेटर क्या और कैसे काम करता है, अब इसे भी समझ लीजिए। आर्बिट्रेटर मीनिंग बहुत इजी वर्ड में बोलता हूँ कि मीडिएटर होता है। जो मीडिएटर को लीगली स्वरूप में आर्बिट्रेटर बोला जाता है। दोनों पार्टियों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होता है, कानूनी कोई भी डिस्प्यूट के अंदर आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट करने में आती है। दोनों पार्टी जब भी कोई डील करते हैं, जब भी तभी कोई डॉक्यूमेंट्स जब भी बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आर्बिट्रेशन की क्लोज रखते हैं। अगर आपको कोर्ट में जाने से पहले अगर आप आर्बिट्रेटर के पास जाओ और दोनों पार्टी की आर्बिट्रेटर्स की मीडिएटर भूमिका से अगर जो तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो कानूनी उसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं। किसी को शक न हो, इसके लिए इसने बाकायदा एक टीम बनाई हुई थी जो इसकी फर्जी अदालत में कर्मचारी और वकील बनकर आते थे। जैसे अदालत में कार्यवाही चलती है, ये आदमी पिछले 5 साल से अहमदाबाद सिविल कोर्ट के सामने अपनी फर्जी अदालत बनाकर बैठा था। खुद जज बनकर धड़ाधड़ फैसला सुना रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। इसकी पोल तब खुली जब इससे जुड़ा एक केस अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट के जज के पास पहुंचा। रजिस्ट्रार ने पुलिस से इसकी शिकायत की, तब जाकर पुलिस ने मॉरिस क्रिश्चियन को गिरफ्तार किया। फिलहाल आप देख पा रहे हैं साल 2015 के अंदर जिस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है उसी के द्वारा ये जो ऑफिस फिलहाल जिस पे लॉक लगा हुआ है उसको रेंट पे रखकर यहीं पे
नकली कोर्ट बना के कुछ केसेस के फैसले देने के लिए ये जगह रेंट पे ली गई थी। फिलहाल पुलिस कार्यवाही करते हुए मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन को पुलिस ने गिरफ्तार तो जरूर से कर लिया है, लेकिन कल रात की भी बात करें तो कारंज पुलिस सैमुअल को गिरफ्तार करने के लिए जब निकली तब इस जगह पे फिर एक बार पहुंची थी। ये जो कागज़ यहाँ पे आप लटका हुआ देख पा रहे हैं वो इसी साल का है और 4/9/2024 इस पे लिखा हुआ है, क्योंकि जब कोर्ट के अंदर 30/3/2019 को नकली कोर्ट बनाकर सैमुअल ने जब फैसला दिया था जमीन मामले में, तब उसी को लेकर एक केस कोर्ट में पहुंचा। अहमदाबाद की सिविल कोर्ट में ये केस पहुंचा, जब वहाँ के जो जज थे वो भी इस बात को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ज़मीन का मामला था। अहमदाबाद कलेक्टर और इस केस के अंदर जो पक्षकार थे उनके बीच में ये पूरा केस चल रहा था। उसके बाद जो जज थे जयेश लिम्बा भाई चौवटिया, सिटी सिविल कोर्ट के ये जज थे जिन्होंने सैमुअल के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए, मॉरिस क्रिश्चियन के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए आदेश दिया। फिलहाल महाठग मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन अहमदाबाद पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इसकी क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी है ताकि इसे इसके किए की सजा मिल सके। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। ड्रग्स के खिलाफ जंग में सूरत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सूरत पुलिस ने पहले 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की ड्रग्स को 3 आरोपियों के साथ पकड़ लिया था। फिर भरूच पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और केमिकल की आड़ में ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का किया गया पर्दाफाश। ड्रग्स का सिंडिकेट तोड़ने के लिए गुजरात पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। नो ड्रग्स इन गुजरात अभियान के तहत लगातार ड्रग्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। ड्रग्स के खिलाफ इसी जंग में अब सूरत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 किलो 31 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। बाजार में इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई है। रंगीला चौकड़ी आती है वेलंजा गांव में, वहाँ पे सूरत शहर क्राइम ब्रांच और सूरत ग्राम पुलिस की संयुक्त टीम जो एक अपने इंफॉर्मेशन इस तरह से मिली थी कि 3 व्यक्ति हैं जो स्कोडा गाड़ी में कुछ नारकोटिक्स ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं। उस हिसाब से पुलिस वहाँ पे वॉच में थी और गाड़ी में इन 3 आरोपियों के साथ एमडी ड्रग्स जिसकी टोटल वेट जो 2.031 kg है, जिसकी मार्केट में कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वो गाड़ी के साथ इन 3 आरोपियों को पकड़ा गया। जब पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो एक और बड़ा खुलासा हुआ। ये तीनों भरूच जिले के अंकलेश्वर की एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां केमिकल की आड़ में ड्रग्स बनाने का गोरख धंधा चल रहा है। सूरत पुलिस ने भरूच पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया और अंकलेश्वर में अवसर इंटरप्राइज नाम की केमिकल फैक्ट्री पर दबिश दी। इसी दौरान पुलिस को यहाँ भी 141 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। इसके अलावा फैक्ट्री से 427 किलो ड्रग्स बनाने का मटेरियल भी मिला है, जिसे एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया है। पूरी भरूच पुलिस साथ रह के क्राइम ब्रांच और भरूच पुलिस ने वहाँ अंकलेश्वर जीआईडीसी में जब ये सर्च की गई फैक्ट्री तो 141 ग्राम एमडी ड्रग्स उस फैक्ट्री से भी निकला, जिसका अंकलेश्वर जीआईडीसी में गुना दाखिल किया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन भरूच पुलिस कर रही है। और वहाँ पे कुल 427 केजी के आसपास दूसरे मटेरियल पाउडर और क्रिस्टल के फॉर्म में मिले, जिनकी अभी एफएसएल में चकासनी की जा रही है जो है, और वो किस तरह के हैं, इनका जो आरोपी हैं उनके बताने के हिसाब से कि ये लोग इस प्रक्रिया में थे कि ये पूरे मटेरियल से जो है नारकोटिक्स बनाने के। पुलिस के मुताबिक इस फैक्ट्री में 4 महीने से एमडी ड्रग्स बनाने का काम किया जा रहा है। ये आरोपी अभी तक गुजरात के अलग अलग शहरों से लेकर मुंबई तक 2 किलो ड्रग्स सप्लाई कर चुके हैं। जो फर्दर इनका इंट्रोगेशन किया गया उसमें ये जाना गया कि इन आरोपियों ने अभी तक जो पिछले 2 महीना में 2 केजी एमडी ड्रग्स बना के इन्होंने यहाँ बेचा है। उसमें कुछ बॉम्बे भी सप्लाई हुई है और कुछ सूरत शहर में और सूरत शहर के आसपास भी सप्लाई है। उसके लिए एक पलक नाम का भी एक इनका और दूसरा एक हैंडलर है जो बीच कड़ी है, उसके लिए भी पुलिस अभी काम कर रही है। और ये भी हम जानने का भी पूरा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि इसमें और कितने कितने लोग हैं पूरे कार्टेल में और कितना कितना माल इन्होंने बनाया और कहाँ कहाँ पे सप्लाई किया।
अवसर केमिकल एंटरप्राइज नाम की केमिकल फैक्ट्री का मालिक अमेरिका में रहता है। अब पुलिस इस केस में फैक्ट्री मालिक की भूमिका की भी जांच करेगी। फिलहाल पुलिस को गुजरात और मुंबई में ड्रग्स नेटवर्क का पता चला है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेक्सस से कितने लोग जुड़े हैं और इसके तार कहां-कहां तक फैले हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के पापड़वाले गांव में। दरअसल खेड़ा जिले में एक ऐसा गांव है जो पापड़वाला गांव के नाम से विदेशों तक मशहूर है। इस गांव में पापड़ बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। इस गांव में पापड़ के कारोबार में महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना दिया है। मठिया, पापड़ और चोराफली ये गुजराती स्नैक्स हैं जिसका स्वाद शायद आपने भी चखा हो, पर शायद आपको मालूम न हो कि इन खाने की चीजों ने गुजरात के गांव की तस्वीर बदल डाली है। और वो गांव है गुजरात के खेड़ा जिले में नाडियाद के पास उत्तर संडा गांव। हालांकि यहाँ के मठिया और पापड़ का स्वाद गुजरात के लोग तो 3 दशक से चखते आ रहे हैं, लेकिन अब इसका स्वाद दुनिया भर के लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। दरअसल गुजरात के लोग जहाँ जहाँ गए अपना खान पान भी साथ ले गए और वहाँ के लोगों को भी मठिया, पापड़ और चोराफली जैसे स्नैक्स का स्वाद चखाए। फिर क्या, लोग दीवाने बनते चले गए। मांग बढ़ने लगी तो इसे बनाने के लिए घरों में महिलाओं ने वक्त निकालना शुरू किया। यहीं से सोच निकली कि क्यों ना इसे रोजगार का एक बड़ा जरिया बना दिया जाए, जिससे महिलाओं को भी आर्थिक मदद मिल सके। और फिर इस पर काम शुरू हो गया। उद्योग लगाए गए, मशीनें आई, काम तेजी से होने लगा। एक मोदी साहब का ड्रीम है कि वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत महिला को काम ज़्यादा मिले, वो सक्षम हो। तो इस हेतु से उत्तरसंडा में ऐसा ध्यान रखा जाता है सभी फैक्ट्रीज में कि महिलाओं को काम ज़्यादा दे और उनको रोज़गार ज़्यादा मिले। कहीं दूसरे गांव या दूसरे शहर में उत्तरसंडा को छोड़ के काम करने को ना जाना पड़े। और ये जो मठिया, चोलाफली, पापड़ बनाने का काम है वो पहले घर में करते थे। अभी सब मशीनरी आ गई है, पर पैकिंग वगैरह है, रॉ मटेरियल जो आता है उसको साफ़ करना, ये सब काम बहुत इजी है। तो ये सब काम लेडीज़ सब कर सकते हैं। मठिया, पापड़ बनाना तो इन महिलाओं के लिए आसान काम था, लेकिन इससे जब आत्मसम्मान और आर्थिक मदद मिलने लगी तो दिलचस्पी भी बढ़ी। लिहाजा बड़ी तादाद में महिलाएं इस काम में जुट गईं। पापड़ बनाने से लेकर इसकी पैकेजिंग तक के काम कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें इस काम के लिए कहीं दूर नहीं जाना होता। मैं यहाँ पे 14 वर्ष से काम करती हूँ। ये पापड़, मठिया और चोराफली की फैक्ट्री है। यहाँ पे महत्तम जो महिलाएं हैं वही काम करती है। और ये उत्तरसंडा जो गांव है वहीं पे ही है, स्थानिक है, और वहीं की ही महिलाएं हैं जो काम करती है। और हम लोगों को जो अहमदाबाद है, वडोदरा है, बाहर नहीं जाना पड़ता। और क्या है कि अप डाउन में तकलीफ नहीं होती, गांव में ही रोजगारी मिल जाती है। इस मठिया और पापड़ के रोजगार ने न सिर्फ यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि देश विदेशों में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि सालाना करोड़ों का कारोबार हो रहा है। इस गांव में कुटीर उद्योग के रूप में 15 से अधिक छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इस गांव को गुजरात समेत अन्य राज्यों और विदेशों के लोग पापड़वाला गांव के नाम से जानने लगे हैं। जहाँ जहाँ गुजराती लोग रहते हैं वो सब जगह पर पापड़, मठिया, चोलाफली का एक्सपोर्ट होता है। और अगर हम पर्टिकुलरली कंट्रीज़ की बात करें तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पे गुजराती पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ तो है ही है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़, ये सभी जगह पे एक्सपोर्ट होता है। पापड़, मठिया और चोराफली का ये कारोबार उत्तरसंडा में करीब 30-40 साल पहले घरों में बनाने से शुरू हुआ था, लेकिन अब यहाँ छोटे बड़े 15 गृह उद्योग हैं। गुजरात के खेड़ा से हिताली शाह,
आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।